So in this topic, in today's class, in this topic, we will be dealing with progression. Now, what is this progression? Progression क्या है sir? Progression क्या है sir? Why this topic is there in the syllabus? क्या पढ़ना है इसमें? हम लोगों को कैसे पढ़ना है? क्या पढ़ना है? ये सारी चीजें we are going to discuss all of these things in this topic only. ठीक है? तो सबसे पहले let us start the topic. So देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस की। अब यहाँ पे कई सारी चीजें होती है, एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होता है, और एक होता है जस्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स। तो हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे सीक्वेंस की, और हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो सीक्वेंस के बेसिस पे ही डिपेंड रहेगा। तो व्हाट इज द सीक्वेंस? अगर हम सिर्फ सीक्वेंस की बात करते हैं, so, sequence is an arrangement of numbers in a definite order and according to some rule. Sequence एक ऐसा arrangement है in which the numbers are arranged as per some definite rules. कैसे कैसे rules हो सकते हैं सर? जैसे ये वाला जो sequence है 2, 5, 8, 11. In this sequence there is a difference of 3 among the terms. यहाँ पे every term in this type of sequence 2, 5, 8, 11, every term is increasing by 3, whereas in this type of sequence, that is 4, -1, -2, -5, every term is decreasing by 3. ठीक है? ये वाला जो सीक्वेंस है 3, -9, 27, -3 माइनस, multiple. यहाँ पे -3 से हम सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीजों को अपन सीक्वेंस बोलते हैं, वेयर each term where all the terms in the sequence are arranged in a definite order according to some rule. कुछ रूल होगा, क्या रूल होगा ये आपको पता करना है। what type of rule it will be, that you have to identify. ठीक है? अब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, देयर आर टू टाइप ऑफ सीक्वेंसेस। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं। कौन कौन से टाइप के सीक्वेंस होते हैं सर नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से? एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। सीधी सी बात है, अगर किसी सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। सिमिलरली इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है सर? इनफाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है which has infinite number of terms. An infinite sequence is a sequence that has infinite number of terms. उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। So the sequence which follows certain pattern are called progressions. अब ये तो हो गया कि ठीक है, एक डेफिनेट ऑर्डर के बारे में लिख दिया, लेकिन अब कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो कि एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्या पैटर्न को फॉलो करते हैं सर? हमने 3 टाइप के पैटर्न को डिफाइन किया, और इन 3 टाइप के पैटर्न्स को फॉलो करने वाले सीक्वेंसेस को हमने प्रोग्रेशन बोला। प्रोग्रेशन इज, पहले सीक्वेंस को एक बार फिर से समझते हैं। व्हाट इज सीक्वेंस? Sequence is terms which are arranged according to some specific rule. वो rule कुछ भी हो सकता है, और तो sequence can be anything. अब sequence के बाद sequence का छोटा भाई, a type of sequence is a progression. Progression में क्या होता है? Progression is a type of sequence which follows certain pattern. Now here we are in the definition we are silent about what these certain patterns are. ये patterns कौन कौन से हैं इसके बारे में we are silent. So we will be identifying the patterns. हम pattern को identify करेंगे, उसके हिसाब से हम sequences को name करेंगे. First pattern is arithmetic progression. जो 3 पैटर्न्स हैं जिनके हिसाब से हमने, जो 3 पर्टिकुलर पैटर्न्स हैं जिनके हिसाब से हमने सीक्वेंसेस का नाम दिया है, that is first one among them is arithmetic progression, the second one is geometric progression, and the third one is harmonic progression. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि among all the sequences, the 3 particular sequence which follow this pattern, what pattern? एक
टाइप का पैटर्न जो अपन आगे पढ़ेंगे, अगर वो इस टाइप का पैटर्न को फॉलो करता है, दैट इज इफ द कॉमन डिफरेंस अमंग द टर्म्स इज कांस्टेंट, then we will call that type of sequence as an arithmetic progression. If the common ratio among the terms is constant, then we will call that type of sequence as geometric progression. And if the inverse of the terms are in arithmetic progression, then we will call that type of pattern, that type of sequence as harmonic progression. So among various type of progression, among various type of sequences, again I'm repeating, sequences can be of n number of types, कई कितने भी टाइप के सीक्वेंस हो सकते हैं. सभी सीक्वेंसेस में से कुछ ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कि सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हो. What type of pattern? The first type of pattern is where the common difference among the term is constant. The second type of pattern is where the common ratio of the terms is constant. And the third type of pattern is where the inverse of the terms are in AP. इस टाइप के sequences को हमने special नाम दिया है and we have called them as progression. The first one is arithmetic progression. Arithmetic progression क्या है सर? Arithmetic progression क्या है ये अपन आगे पढ़ेंगे, हालांकि आप लोग जानते ही हो, लेकिन फिर भी arithmetic progression क्या है ये अपन आगे पढ़ेंगे. ठीक है, चलो आओ अब पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है. अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को यहाँ तक पहुँचने का हमने वे तैयार किया था. अब हमारी जर्नी अब स्टार्ट होगी. Our journey will start now. So let us try to understand what is this arithmetic progression is. Arithmetic progression क्या होता है? Let us try to understand. चलो देखते हैं. Arithmetic progression is a sequence is called an AP if the difference of a term and the previous term is same, that is if the common difference among the terms is constant, उस type के sequence को हम arithmetic progression बोलते हैं. कहने का मतलब क्या है सर? Let us try to understand this by a very suitable example. What does it means to say is, देखो suppose करो this year my monthly salary is 100 rupees. ठीक है, अगले साल मेरी मंथली सैलरी इंक्रीज हो जाती है 200 रुपीज. उसके नेक्स्ट ईयर मेरी मंथली सैलरी इंक्रीज हो जाती है 300 रुपीज. उसके नेक्स्ट ईयर मेरी मंथली सैलरी इंक्रीज हो जाती है 500 रुपीज. दैट मीन्स व्हाट आई कैन मेक ए कंक्लूजन हियर इज, सर कंक्लूजन मैं जो यहाँ पे बना सकता हूँ वो ये बना सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी 2 ईयर्स की सैलरी का डिफरेंस ₹100 था. फर्स्ट 2 ईयर्स में मेरी मंथली सैलरी का डिफरेंस ₹100 था. सेकेंड 2 ईयर्स में भी मेरी मंथली सैलरी का डिफरेंस 100 था. थर्ड 2 ईयर में भी मेरी मंथली सैलरी का डिफरेंस 100 था. इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि द डिफरेंस बिटवीन माय मंथली सैलरी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, या फिर हर मंथ के बाद जो भी लेना उसको ले लो, हर मंथ के बाद जो मेरी मंथली सैलरी है उसका जो डिफरेंस है फ्रॉम द प्रीवियस मंथ सैलरी इज कांस्टेंट. एंड सच टाइप ऑफ सीक्वेंस in which the difference between the two consecutive terms is same is called an arithmetic progression. क्या कहा मैंने? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें the difference between the two consecutive terms. Now here the word consecutive is very very important. अगर consecutive word मिस कर दिया तो फिर जीरो मिलेगा, जीरो. So if the difference between the two consecutive terms is same, is constant, so that type of sequence is called an arithmetic progression. एक ऐसा sequence जिसमें दो consecutive terms के बीच का
डिफरेंस हमेशा सेम होता है, उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। ठीक, अब जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर कांस्टेंट बोल, अब मान लो जैसे मैं एक सीरीज लिखता हूँ, सपोज करो मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि इज इट ए एपी और इट इज नॉट एपी। व्हाट आई एम राइटिंग हियर, 100 100 100 100 100 100। नाउ यू हैव टू टेल मी इज इट ए एपी। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ये आप बताइएगा। यस सर। यस है है पक्का? हाँ सर है। सर। पक्का सोच लो, गलत मत बोलना। यस सर। सोच लो भाई, गलत हो सकता है। नहीं सर है, क्योंकि सर सबके नहीं अंदर सर, कुछ ना कुछ डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है, 0। कोई अभी नहीं सर बोल रहा था, कौन नहीं सर बोल रहा था बताओ, बोलो। देखो यहाँ पे गलती करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक बार डांटूंगा, लेकिन एटलीस्ट डांट खा लोगे तो एग्जाम में गलती नहीं करोगे ना। तो जो दिमाग में आ रही है वो बात करो मेरे से। मैं पहले दिन से आपको यही बोल रहा हूँ कि मुझे टीचर नहीं, मुझे अपना फ्रेंड समझो। जो भी आपके दिमाग में आ रही है बात कि हाँ ये सर ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, उसको मुझसे डिस्कस करो। अभी डिस्कस करोगे बेटा तो एग्जाम टाइम में नहीं गलती करोगे। तो अगर किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि दिस इज नॉट एन एपी, तो प्लीज ही कैन अनम्यूट योर हिमसेल्फ एंड ही कैन स्पीक। प्लीज बोलो, बात करो मुझसे। जब तक बात नहीं करोगे तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। किसी के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है? पक्का? जब हाँ किसी के सर। जब किसी के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे गलत, सारे के सारे सही हो। देखो मैंने ये बोला था कि द कॉमन डिफरेंस हैज टू बी कांस्टेंट। नॉर्मली लोग ऐसा कंफ्यूजन में रहते हैं कि कांस्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। जीरो तो कांस्टेंट मींस सम नंबर, सम नॉन जीरो नंबर, और जीरो मतलब तो फिर जीरो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट जीरो इज आल्सो ए कांस्टेंट। आप लोग बहुत अच्छे हो। द फ्यू इयर्स बैक आई वाज एट सम प्लेस, वहां पे जब मैंने ये सेम एग्जांपल दिया था, तो तो what they told me, and that was a bunch of very educated students. I mean, they were graduates. So when I told them, when I gave them this example, so they told me कि sir this is not an AP. Why? Because here the common difference is zero. But आपने तो अभी बताया था ना सर कि common difference constant होता है। So it took me some 10 minutes to explain them the difference between a constant and a zero. ठीक है, चलो। सो ये तो हो गया कि भाई हमारा सर जो डी होता है ना, डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, और डी जो है वो टी एन प्लस वन माइनस टी एन होता है। मतलब ये तो सिंबॉलिकली इन्होंने लिख दिया। बेसिकली डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू T2 minus T1. D is also equal to T3 minus T2. D is also equal to T4 minus T3 and dot dot dot. So basically common difference जो होता है वो हमारा same होता है, that is equal to the difference of the consecutive two terms. यहाँ पे common difference same होता है, so it is equal to the difference of the consecutive two terms. अब बेटा आपके पास सवाल कैसा आएगा एग्जाम में? आपके पास एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि आपको जो है टर्म्स दे दिए, एक टर्म ये हो गया, आपको मान लो दे दिया 100th टर्म इज दिस, ठीक है,
100 टर्म इज दिस, और आपको मान लो दे दिया 100 फर्स्ट टर्म इज दिस। अब आपसे पूछ लिया और आपको दे दिया कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज दिस देन फाइंड द 200th टर्म। तो अब यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको T100 दिया हुआ है, T100 आपको दिया हुआ है, T101 आपको दिया हुआ है। तो बेटा हमने क्या पढ़ा है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल दीजिए। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू आपको मिल गई, ए की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको T200 निकालना है तो T200 अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली D आपको मिल गया, A आपको मिल गया। अब हम बात करते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी और Tnth टर्म ऑफ एन एपी को अपन कैसे लिखेंगे। देखो एक एपी था जिसका फर्स्ट टर्म T1 वाज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस was equal to D। ठीक है, जब मैंने इस AP का सेकेंड टर्म T2 लिखा तो मैंने क्या किया, A प्लस D कर दिया, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज द कॉमन डिफरेंस। फिर मैंने क्या किया, जब मेरे को T3 निकालना था तो मैं क्या करूंगा, T2 में D ऐड कर दूंगा। सो बेसिकली इट विल बी A प्लस D प्लस D, दैट इज आई कैन राइट इट एज A प्लस 2D। फिर जब मैंने T4 निकाला सर तो मैंने क्या किया, A प्लस 2D प्लस D कर दिया। सो दैट विल बी इक्वल टू A प्लस 2D प्लस D विच इज इक्वल टू A प्लस 3D। अब इसका मतलब जानते हो, अब थोड़ा ध्यान से देखो, जब मुझे T2 निकालना था, जब मुझे T1 निकालना था तो आई कैन राइट इट एज 0 इंटू डी, 0 into d, that is I can also write it as a plus 1 minus 1 into d। जब मुझे T2 निकालना था तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a plus 2 minus 1 into d। जब मुझे T3 निकालना था तो I can write it as a plus 3 minus 1 into d। लिख सकता हूँ ना सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब मुझे T4 निकालना था तो I can write it as a plus 4 minus 1 into d। तो इसका मतलब जानते हो क्या हो रहा है। The idea here is very simple. Basically what we are doing is we are trying to, अब जैसे Tn निकालना है, so this Tn will be equal to A plus n minus 1 into d। Why n minus 1 सर, देखो ना यहाँ पे जब फर्स्ट टर्म निकाला था तो 1 माइनस 1 किया, जब सेकेंड टर्म निकाला था तो 2 माइनस 1 किया, जब थर्ड टर्म निकालना था तो 3 माइनस 1 किया, जब फोर्थ टर्म निकालना था तो 4 माइनस 1 किया। तो जब nth टर्म निकालना होगा तो क्या करेंगे, n माइनस 1 करेंगे। So basically, my dear friends, it will be Tn will be equal to A plus n minus 1 multiplied by D. So this is the general form of an AP. The general form of an AP is nothing but A plus n minus 1 multiplied by D. The general form of an AP is A plus n minus 1 multiplied by D. अब आगे बढ़ते हैं। Or the nth term of an AP is A plus n minus 1 multiplied by D। अब एक और चीज आती है, एक और चीज जो आपसे पूछी जाती है कि mth term of an AP from the end। पहले इसका concept समझते हैं, then I will tell you how to find out this। आप लोगों ने अभी मेरे से ABCD नहीं पढ़ा है, बट आई थिंक नो ही इज नॉट हियर। ठीक है, जिन लोगों ने ABCD मेरे से पढ़ा है वो लोग शायद इस चीज को समझ पाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो एक बार इस चीज को समझते हैं। अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपको, हाँ बोलो बोलो। सर आपने बोला ना ABCD, क्या सर आपने बोला ना कि ABCD, सर आप क्या कह रहे हैं? बोलने तो दो, बीच में जरूरी था अभी बोलना, बीच में was it necessary to interrupt? चलो, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ABCD लिखने का एक तरीका, एंड इसका एक पर्पस है।
क्या पर्पस है वो तो हम लोग जब रीजनिंग की क्लास होगी तब समझेंगे, लेकिन अभी जो बताने जा रहा हूँ उस चीज को ध्यान से समझना. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. Wait. In the nth term of an AP, can we take A as 100 instead of 1? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ रुद्र. What you want to ask? Sir, means we use the formula an is equal to a plus n minus 1 multiplied by d. Sir, so you're like, if you want to find the 200th term, so can we take the a in the equation as 100? No. So 200 minus 100. No. Why you cannot take A in the equation as 100? क्योंकि यहाँ पे जो A होता है, that is the first term. That is the first term. That is not the 100th term. ठीक है? Okay. The formula, the definition of the formula says, देखो जहाँ कहीं पे भी अगर A की बात कर रहे हैं, तो they are saying that let A is the first term. We are not saying that let A is the 100th term. Fine. I got your thing. What you are asking, I got you. See what your friend has asked a very beautiful question. ये बोलना चाह रहे हैं कि सर अगर मेरे को मान लो 200 टर्म निकालना है, ठीक है, मेरे को किसी एपी का 200th टर्म निकालना है, फाइन, एंड आई नो दैट से 100th टर्म इज समथिंग x y z कुछ भी है, और कॉमन डिफरेंस भी मेरे को पता है, तो कैन आई यूज द फॉर्मूला एज, कैन आई मॉडिफाई द फॉर्मूला एज x प्लस 199 multiplied by d? Can I use it? Can I use t100th here? Can I use t100th here in place of the first term? The answer to Sir, this I'm asking question. 99. Yeah, you are Sir, asking. means n minus 1, in that we will take n as 100. So 99 will come. तो फिर Means तो we'll आपको change 200 to 100. नहीं तो Sir, आप how तो can we take n as 100? नहीं, see this is what I understood from his doubt. Actually मैं इसके डाउट को ठीक से समझ नहीं पाया. आप फिर से बताओ आप क्या पूछना चाह रहे हो. Sir, as common difference is constant, so the difference between the first term and the 100th term would be equal to No, 100 the term common and 100. difference is constant. That means the difference between the first term and the second term is same. The difference between the first term and the second term will be the same. हाँ बोलो, आप बोलो. Now first of all I will allow you to speak, then I will say. हाँ अब आप बोलिए, एक बार आप बोलिए, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा. बोलिए. So I was telling that if we are taking an as 200 and if we are taking a as 100, sir, so here an if as we take 200, an as 200 yes, मतलब 200th term. so means n is 200. अच्छा n is 200. Okay, n आपने 200 ले लिया, फिर And sir, we are given like a 100 means n is equal to 100 and we are given that value. So if the 100 मतलब 100th क्या है? 100 मतलब क्या? I mean the 100th term of the AP is given as x, let's say. ठीक है. हाँ. और Sir, now if we use the formula like an is equal to a plus n minus 1 by d, then sir, I'm taking n as 100 and not as 200. why you Sir, will so take n basically, as, why you will take n as 100 and why you will not take n as 200? आपको कौन सा टर्म निकालना है पहले ये तो बताओ. Which term you sir, want to? sir, I'm asked to calculate 200th term. You want to calculate 200th term. So for 200th term you will take n as 200. Why you will take n as 100? So because I'm just given the value as 100. Sir, how can we give an n as value as 100? Sir, Actually, मैं the आपकी question बात- will ask that the Actually, sir, the question will एक ask मिनट, that find the 200th term. Obviously it will ask find the 200th term, और हो सकता है आपको ऐसा दे दे कि if the 100th term is this one, is this much, Yes, sir, that is my question. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन भी आपको दी होगी. You are supposed to calculate 200th term, और यहाँ पे अगर आपको सिर्फ इतना दिया है कि if the 100th term is this x, then you can't calculate the value.
देन यू कांट कैलकुलेट द Okay. वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ और चीजें भी दी होंगी, या तो आपको कॉमन डिफरेंस दिया होगा, या तो आपके पास फर्स्ट If टर्म दिया common होगा. difference is given, then can we use this formula? No, even then also you can't use. Even then also you can't use. क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म तो पता होना चाहिए ना. हाँ, आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास 100th टर्म दिया हुआ है और अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1. आप यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल सकते हो, और T1 की वैल्यू को निकालने के बाद यू विल डू द रिवर्स कैलकुलेशन एंड देन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1, और T1 की वैल्यू निकालने के बाद फिर आप 200th टर्म निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो या तो आपके पास कॉमन डिफरेंस दिया होना चाहिए, या तो आपके पास फर्स्ट टर्म तो दिया होना, कुछ तो दिया होना चाहिए ना. ठीक है. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे देखो इनका ये फॉर्मूला, इन्होंने एक बेसिकली दे हैव गिवन ए फॉर्मूला. व्हाट फॉर्मूला दे हैव गिवन कि देखो, अगर किसी एपी में n टर्म्स हैं, अगर किसी एपी में n टर्म्स हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सपोज करो व्हाट आई एम सेइंग कि देयर आर 1 2 3 4 5. ठीक है. अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना. दिस इज ए एपी एंड देयर आर 5 टर्म्स इन दिस एपी. फाइन. द पोजीशन ऑफ 3, or 3 is the third term. 3 is the third term from beginning. 3 is the third term from beginning. So that means if 3 is the third term from beginning, not we should not take 3. Okay, इसको एक काम करो, इसको 6 कर लो. ठीक है. Now there are 6 terms in this AP, and if 3 is the third term from beginning, then 3 will be, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं? 6 plus 1 minus 3, this term from end. If 3 is the third term from beginning, then this 3 will be the fourth term from end. तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे ये पूछा जाए, अब ये जो मेरी एपी है 1 2 3 4, एक और डिफरेंस क्या आता है? दिस एपी 1 2 3 4 5 6, दिस एपी कैन ऑल्सो बी रिटन एज 6 5 4 3 2 1, but the difference will be here, the common difference will be -1, T1 will be 6. Here T1 was equal to 1 and common difference was equal to 1. Here the common difference will be equal to -1 and the first term will be equal to 6. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि find the fourth term from the end of an AP that contains say 20 terms. So fourth term from the end will be nothing but 21 minus 4, that is equal to 17 terms from the beginning. एक AP है जिसमें टोटल टर्म्स हैं 20. Now you are asked to calculate fourth term from end. So fourth term from end will be equal to 20 plus 1 minus 4, that is equal to 17th term from beginning. बात समझ में आती है ये? Fourth term from end will be equal to 17th term from the beginning. अब इस 17th term की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? That is a different thing. कि आपके पास A दिया होगा, D दिया होगा, उसके वजह से आप इसकी कैलकुलेशन करोगे. But this is the thing कि fourth term from end, yes, A is the total number of terms in the AP. Here where A is the total number of terms from in the AP.
ठीक है. So fourth term from end is equal to 17th term from the beginning if my AP has total 20 terms. अगर यहाँ पे टोटल 25 टर्म हो जाएंगे so the value will change. अगर यहाँ पे मेरे ज्यादा टर्म हो जाते हैं तो the value will change. ठीक है. So सर वो हाँ बोलिए. सर बोलिए, वो बोलिए. इसीलिए हुआ ना क्योंकि सर जो सर एक 20th टर्म ही होगा और उसके बाद शुरू होगा आगे का. क्या? सर जैसे अभी इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया कि 20 टर्म्स हैं तो एक तो वही टर्म होगा जो 20th है, उसके हाँ, बाद हाँ, फिर हाँ. 18th, Exactly, सर exactly. 19th फिर 18th, उसके बाद 4th वाला 17th आएगा. मतलब सर यहाँ पे एक कंटिन्यूअस इंटरवल चलेगा. हाँ हाँ यही होगा. ठीक है. So this is what was the mth term of an AP from the end. कोई बहुत छोटी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है. Now this is very important. In fact शायद last year only a question was asked in this IIT mains based upon this concept. And this is a very special topic. That is, this is a very special topic, a very important topic that is asked in the board exams every year. बोर्ड एग्जाम में भी ये टॉपिक हर साल पढ़ाया जाता है, मतलब पूछा जाता है, पूछना ही है. दे डू आस्क दिस. अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो आपके पास कई बार क्वेश्चन क्या आएगा. द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज this much. The sum of 5 terms of an AP is this much. तो अगर आप उस केस में क्या करोगे, अगर आपने फर्स्ट टर्म को A मान लिया और कॉमन डिफरेंस D मान लिया, तो वहां से क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है, क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाएगा, देयर वोंट बी एनी इशू, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका बाजा बच जाएगा. क्यों बाजा बजेगा सर? क्योंकि आपके पास 2 वेरिएबल, आप 2 वेरिएबल से ही स्टार्ट कर रहे हो. You are starting with 2 variables, then what will happen, you will have to analyze, you will have to reduce one variable. एक वेरिएबल को आपको किसी तरीके से कम करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा. इसी वजह से there is a method of selection of the terms. Basically in terms के selection में the point here is what we take care is कि हमारा जो terms हो, एक तो वो AP में रहे, पहली चीज वो AP में रहे, प्लस जब हम उन टर्म्स का सम निकालें, सपोज हमसे बोला गया है द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो उन सारे टर्म्स का जब मैं सम निकालता हूं तो जो मेरा कॉमन डिफरेंस वाली चीज है वो कैंसिल हो जाए. दिस इज आवर मेन एम. ठीक है. अब देखो, जब मेरे पास 3 टर्म्स रहेंगे तो मैं उन टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करूंगा, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि द कॉमन डिफरेंस इन दिस केस इज d. द कॉमन डिफरेंस इन दिस केस इज d. जब मेरे पास 4 टर्म्स रहेंगे तो इन 4 टर्म्स को मैं कैसे डिसाइड करूंगा सर, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d. जब मेरे पास 4 टर्म्स हैं तो इन 4 टर्म्स को मैं कैसे डिसाइड करूंगा, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d. यहाँ पे फिर से ध्यान देने की बात यही है सर कि द कॉमन डिफरेंस इन दिस केस हैज इंक्रीज टू 2d. इस केस में जो मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया है वो 2d हो गया है. पहले वाले केस में जब मैं 3 टर्म्स की बात कर रहा था तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस था वो d था. यहाँ पे जब मेरे पास 4 टर्म्स हैं तो जो मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाता है वो कितना हो जाता है, 2d. अब बात करते हैं 5 टर्म्स की. जब 5 टर्म्स की बात करेंगे सर तब एक बार फिर से समझाओ. क्या नहीं समझ में आया, बताओ. सर ये 4 टर्म्स हमें ऐसे दे कि 4 टर्म्स का सम ये है, तो हम आगे क्या करें? 4 टर्म्स का सम करो ना, 4 टर्म्स को सम करो. a माइनस 3d प्लस a माइनस d कितना हो गया, a माइनस 3d प्लस a माइनस d कितना हुआ भाई, 2a माइनस 4d, 2a माइनस 4d प्लस a प्लस d करो और प्लस a प्लस 3d करो, तो ये कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा. बिकॉज यहाँ पे माइनस 4d प्लस d माइनस 3d एंड माइनस 3d प्लस 3d विल बी इक्वल टू 0. सो बेसिकली ये जो चारों टर्म्स का सम है वो 4a हो गया.
मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था कि हमारा आइडिया यही होना चाहिए कि मैं टर्म्स का सिलेक्शन इस तरीके से करूं कि जब मैं टर्म्स का सम निकालूंगा तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस वाला टर्म नहीं आना चाहिए. दैट इज व्हाई आई हैव सेलेक्टेड द टर्म्स लाइक दिस. ठीक है, ठीक है. Yes, sir. Now when the number of terms are 5, in that case what will happen, I will select the terms as a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. Now in this case I will select the terms as a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. Here the common difference will be equal to d. Common difference d कैसे आया? इन दोनों का difference निकालो ना यार, d आएगा. तो ये तो हो गया 5 टर्म्स की बात. अगर मैं 6 टर्म्स की बात करूं ना, यहाँ पे फिर से कुछ लफड़ा है. 6 टर्म्स की बात करेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं टर्म्स को सेलेक्ट करूंगा a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d. अगर मान लो मेरे पास 8 टर्म्स होते तो मैं क्या करता सर? अगर मेरे पास 8 टर्म्स होते मैं क्या करता? मैं उस केस में करता a minus 7d, a minus 5d, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, a plus 5d and a plus 7d. Total 7 terms, 8 terms होगा. Yes, there are total 8 terms. And in this case, the common difference between the terms will be equal to 2d. The common difference between the terms here in this case will be equal to 2d. Even number of terms के case में the common difference is always 2d, whereas for odd number of terms, for the case of odd number of terms, the common difference of terms will be a d. What you want to ask समझा नहीं मैं. हम a minus 4d ले सकते हैं. कहाँ कब आप a minus 4d लेना चाहते हैं? Sir, 6 terms में a minus 5d है, उसकी जगह a minus निकाल के देखो, टर्म्स लेके देखो बताओ मेरे को क्या टर्म्स आने हैं. ले सकते हैं नहीं, लेके दिखाओ, लेके देखो क्या आपके टर्म्स क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं भाई. सर a minus 4d, a minus एक मिनट. हाँ, क्या टर्म्स आ रहे हैं बताओ. सर a minus 5d की जगह पे a minus 4d. टर्म्स बताओ ना, किसकी जगह पे क्या लेना है वो मत बताओ, टर्म्स बताओ. हाँ सर a minus 4d, a minus 3d. a minus 4d, a minus 3d. अच्छा, फिर a minus d, a plus d. एक मिनट, उसके बाद a minus d, a plus. अच्छा बेटा, एक बात बताना, क्या ये एपी है? एक बात बताना बेटा, क्या ये एपी है? No, तो फिर बात तो यहाँ एपी की हो रही है ना. सर तो अगर आप a minus 2d ले तो बताओ मेरे को, टर्म्स बताओ. आई विल चेक वेदर इट इज इन एपी और नॉट, और यू कैन ऑल्सो चेक. सर a minus 3d की जगह सिर्फ हम a minus 2d लें. अच्छा एक मिनट, रुद्र इज आस्किंग, बेटा रुद्र, यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम मिस्टेक दैट योर फ्रेंड इज डूइंग. सी देखो, रुद्र ने बोला कि सर फॉर 4 टर्म्स आई कैन टेक और वी टेक a minus 2d, a minus 2d. उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या बोला है इसने, लेट मी चेक. a minus 2d के बाद a minus d, फिर a plus d and a plus 2d. a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. Rudra, just tell me one thing, is it forming an AP? No, sir. No, sir. Then why you are taking the terms? If it is not forming an AP, then why you are taking such terms? आपके पास आपको जनरल टर्म्स नहीं निकालने हैं,
आपको आपको एपी के टर्म्स सेलेक्ट करने हैं। जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, द सम ऑफ 4 consecutive terms of an AP is this। तो अगर आपने ये ले लिया a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d, you have very well understood my criteria कि आपको फाइनली a को कैंसिल करना है, आपको फाइनली d को कैंसिल करना है। वेरी गुड, वेल डन। बट माय डियर फ्रेंड, you are violating the basic criteria which is it should be an AP। ये तो आपने वायलेट कर दिया ना बेटा, ध्यान से देखो। रुद्र, समझ में आया आपने क्या वायलेट किया, कहाँ वायलेट किया, आपको समझ में आया? यहाँ देखो, here the difference is coming out to be 2d, rather here the difference is d, here the difference is d। ऐसा कोई एपी मैंने तो नहीं सुना है। this is not this is violating the definition of the AP। AP की definition क्या थी? The difference between the consecutive terms should always be the constant, but here the difference between the consecutive terms is not constant, so that is the mistake here। Okay, I hope you understood। Okay, one more thing, sir, for 4 terms can we take the difference as okay between a plus d and a minus b? ठीक है, he understood। Okay, now पार्स आपकी बारी, अब आप बताइए आप क्या बोल रहे हैं। पार्स बताइए जल्दी, क्या बोल रहे थे पार्स? सर हो गया डाउट सॉल्व। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अगर डाउट सॉल्व हो गया तो आगे बढ़ते हैं, चलो। So what I was saying here, my dear friends, कि for even number of terms, अगर मान लो मेरे पास मुझे 7-8 terms लिखने हैं या 10 term लिखने हैं, तो my terms will start as a minus 9d, a minus 7d, a minus 5d, a minus 3d, a minus d, then a plus d, and the common difference in that case will be equal to 2d। Okay, and the common difference in that case will be equal to 2d। But for even number of terms, the case in which I have even number of terms, the total number, the common difference will be equal to d। This is what you have to understand। This is a very important thing। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, और नॉर्मली यहीं पे गलती भी होती है, नॉर्मली यहीं पे गलती भी होती है। so this is a very important thing। I hope I have tried to make, I tried my best to make। yes, बोलिए प्लीज। सर यहाँ पे लिखा है कि द फॉलोइंग वेज ऑफ सिलेक्टिंग टर्म्स आर जनरली वेरी कन्वीनियंट। सर इसका मतलब है कि ये ऐसे कैलकुलेशंस करके देखी हैं और ये मतलब आसानी होती है ऐसे सॉल्व करने में, ऐसा? हाँ, तो आप बोलना क्या चाहते हैं सर कि मतलब हम लोग कुछ और भी बना सकते हैं कि अगर हम लोग 4D कॉमन डिफरेंस लेके रखें तो। see at the starting of this thing, at the starting of this slide, I only told you that if you don't select the terms like this, then also you will be able to solve the question, but unnecessarily you will be introducing more variables। Unnecessarily you will be introducing more variables। At the starting of the slide I told you I can't take you back 15 minutes पहले का डिस्कशन पे मैं बैक नहीं जा सकता, otherwise I would have shown you that at the starting I told you this thing, that this is one of the method, this is one of the tarika by which you can select the terms, and why this method is convenient, because जब आप terms को add करते हो तो आपका जो common difference है वो cancel हो जाता है। अगर आप वैसे नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा, आपका सवाल तब भी सॉल्व होगा। You will be able to solve your question by that method also, but यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होगा, वहां पे आपके क्वेश्चन को 1 घंटा लगेगा। That's it। और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। If you don't want to follow this, don't follow this, no problem, I don't have any issue। If you have any better method, you can do like that। But this is so far it has been regarded as a convenient method because it reduces your calculation। अब अगर हम sum of the terms of an AP की बात करें तो AP के terms का sum कैसे निकालेंगे सर?
एपी के टर्म्स क्या क्या होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस तरीके से ए प्लस एन माइनस वन डी, दैट इज ये हो गया एपी। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ट्राइड टू राइट द एपी इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। पहले मैंने क्या किया सर, ध्यान से देखना, पहले मैंने एपी को इस तरीके से लिख दिया, उसके बाद मैंने एपी को थोड़ा सा चेंज करके इस तरीके से लिख दिया। ए प्लस एन माइनस वन डी को पहले लिख दिया, फिर ए प्लस एन माइनस टू डी को बाद में, उसके बाद में लिखा, इस तरीके से लिखा। हियर द सम इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर मैं टी एन की बात करता, अगर मैं टी एन एच की बात करता, तो अगर मैं एपी को स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ और एंड से लिख रहा हूँ, तो मेरा टी एन विल चेंज, बट द सम ऑफ द एपी, अगर ये एक एपी है 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका जो सम आता है ये 6 आता है, और दूसरा एपी है 3 प्लस 2 प्लस 1, इसका जो सम आता है ये भी 6 आता है। व्हाट द डिफरेंस इट इज गोइंग टू मेक, क्या डिफरेंस यहाँ पे बना, सम तो अभी भी 6 ही आया ना, तो इसीलिए मैं अपने एपी को उल्टे तरीके से भी लिख सकता हूँ। Now what I will do, I will add both the equations and I will have 2s is equal to n into 2a plus n minus 1d. This you can very easily get from the calculation. 2 into Sn is equal to this much. So Sn will be equal to n by 2 multiplied by 2a plus n minus 1 into d. Now this I can also write as, ये जो 2a है इसको मैं a plus a लिख सकता हूँ। सीधी सी बात है, 2a क्या होता है सर, 2a is nothing but a plus a. So I can write it as a plus n minus 1 into d. I can write it as a plus n minus 1 into d. और a plus n minus 1 into d क्या था, याद करो ध्यान से, this was the last term. This was the last term of the AP. TNth क्या था, a plus n minus 1 into d था ना. So you can also write your AP as Sn will be equal to n by 2 multiplied by a plus L, where a is the first term and L is the last term. N by 2, Sn will be equal to n by 2 into a plus L, where a is the first term and L is the last term. ये एक चीज हुई। दूसरी चीज ये होती है कि कई बार आपको इस तरीके से लिखा, अब देखो समझने की कोशिश करना, what I am trying to say, please try to understand. देखो एक कोई एपी है 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसका T1 इज इक्वल टू 1, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि S1, अगर एक ही टर्म का सम लेना है तो S1 क्या हो जाएगा, S1 विल ऑल्सो बी इक्वल टू T1. नाउ S2 will be equal to 1 plus 2 which is equal to 3. S2 मतलब sum of first two terms which is equal to 1 plus 2 which is equal to 3. अब मैं क्या करूंगा सर, एक और चीज निकाल लेते हैं S3, क्योंकि आप लोगों को इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा, इतनी जल्दी नहीं चमकेगा. So S3 will be equal to 1 plus 2 plus 3 which is equal to 6. ठीक है, कैसा है, ये आया 1 plus 2 plus 3, that is sum of 3 terms. इसके आगे भी टर्म्स होंगे बट मुझे अभी उससे मतलब नहीं है. अब मैंने क्या किया, S2 minus S1 कर दिया. So S2 minus S1 is equal to 1 plus 2 minus 1 which is nothing but 2. और ये 2 क्या है हमारे AP में, सेकेंड टर्म which is equal to T2. अगर मैं S3 minus S2 करूं तो S3 minus S2 will be equal to 1 plus 2 plus 3 minus 1 plus 2 which is nothing but equal to 3 which is equal to T3, which is equal to T3. So basically what I have done is I have calculated T2, I have calculated T3 from the sum of the terms. Sum of 3 terms minus sum of 2 terms will give me T3. Sum of 2 terms minus sum of 1 term will give me T1. इस तरीके से अपन कर सकते हैं. अब मान लो मेरे को इस तरीके से दिया हो कि the sum of 100 terms of an AP is something and the sum of 99 terms of an AP
is this one. So I have to calculate what will be the 99th term. So the 99th term will be equal to T99 will be equal to S100 minus S99. So the 99th term will be equal to S100 minus S99. So this is how these things go. There are much of the things still left in the chapter, although we don't have enough time to start the new topic right now. So what I will do is I will stop here today, and in the next class we will discuss the things further. अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए.